अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तौलना आसमान बाकी है, अभी तौलना आसमान बाकी है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका भूगोल शिक्षक अमन कुमार आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल जगत गंगा में स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग को आज भूगोल के विषय में विस्तृत जानकारी लेनी है। पहले हम लोग बारीकी से समझेंगे कि भूगोल क्या है, इसके क्या क्या उपक्षेत्र हैं। तो देखिए, भूगोल को अगर हम लोग तोड़ते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो भू धन धन गोल होता है। अर्थात पृथ्वी की जो आकृति है वो क्या है, गोल है। लेकिन ये जो तथ्य है वो गलत है। पृथ्वी की जो हमारी आकृति है वो भू आभ है, जिसे लक्षबद्ध गोलार्ध भी कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो भूगोल के अंतर्गत हम लोग बेसिकली जो हम लोग पढ़ाई करते हैं वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना और पृथ्वी की बाहरी संरचना के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। यानी कि पृथ्वी पर जितने भी जो पर्यावरण से संबंधित, जीव जंतुओं से संबंधित चीज़ें हैं वो भूगोल के अंतर्गत कहलाते हैं। और यहाँ पे बार बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि भूगोल के जनक कौन है। तो भूगोल के जनक इरेटोसथनीज कहलाते हैं। उसी प्रकार अब आगे हम अगर बढ़ते हैं तो भूगोल को दो भागों में बांट दिया जाता है। एक है मानव भूगोल, दूसरा है भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल में हम लोग जो हैं पहाड़, पर्वत, नदियाँ, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं, पृथ्वी की बाहरी संरचनाएं, ब्रह्मांड, सौरमंडल, सूर्य, पृथ्वी की गति, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। वहीं अगर हम मानव भूगोल की बात करते हैं तो इसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे और मुख्य रूप से मानव जगत के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। हम लोग को अब आते हैं मानव भूगोल पर, अपने विषय वस्तु पर। तो देखिए, मानव भूगोल को बहुत सारे विद्वानों के द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दी गई है। पहला अगर बात करते हैं रैटजेल के अनुसार, तो मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी कि जो मानव भूगोल है वो मानव समाज, जो सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं अभी, वो और धरातल पर जितने भी संसाधन हैं उनके बीच जो संबंध होते हैं, अंतः क्रिया होते हैं, उसका अध्ययन है। और एक बात और हम लोग को स्पष्ट कर दें कि भूगोल के जनक इरेटोसथनीज हैं, जबकि मानव भूगोल के जनक रैटजेल कहलाते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक है एनएलसी सैंपल। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये रैटजेल का कहना था। ऊपर वाला रैटजेल था, लेकिन जो अभी हमने बताया वो एनएलसी सैंपल का कहना था। एनएलसी सैंपल एक अमेरिकी भूगोलवेता हैं। अगर हम आगे और बढ़ते हैं तो एक विद्वान है पॉल बिडाल डीला ब्लास। इन्होंने कहा, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। यानी कि जो भी पृथ्वी को नियंत्रित कर रहे हैं, जितनी भी गतिविधियाँ, वो और जो मनुष्य के बीच जो अंतः क्रिया होती है, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो यही हमारा मानव भूगोल है। मुख्य रूप से अगर हम देखा जाए, अगर मुख्य रूप से देखते हैं तो भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना होता है। यानी कि पृथ्वी क्या है, मानव का एक निवास स्थान है, जहाँ मानव क्या करता है, निवास करता है और विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों में जुड़कर वो अपने जीविकोपार्जन पूरा करता है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप लोग का एक टॉपिक आता है मानव भूगोल की प्रकृति। यानी कि मानव भूगोल प्राकृतिक से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो जो भी हमारी दैनिक क्रिया से लेकर सुबह से लेकर शाम तक, रात से लेकर दिन तक जो भी क्रियाएं होती है वो पर्यावरण से संबंधित होती है। भौतिक पर्यावरण मानव द्वारा बृहत स्तर पर परिवर्तन किया गया है, साथ ही मानव जीवन को भी इसमें प्रभावित करता है।
आगे हम बढ़ते हैं तो देखिए, मानव का एक प्राकृतिकरण है और एक टॉपिक है प्राकृतिक का मानवीकरण। मानव का प्राकृतिकरण कहने का मतलब है मानव किस प्रकार प्राकृतिक के अनुसार ढलते चला गया है, और दूसरा है प्राकृतिक का मानवीकरण, यानी कि जो प्राकृतिक है वो किस प्रकार मानव के चपेट में आते चला गया है। पहले बात करते हैं मानव का प्राकृतिकरण। तो देखिए, प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो मानव क्या है, पूर्ण रूप से प्राकृतिक पर निर्भर था। मानव जितनी भी क्रियाएं हैं वो प्राकृतिक के अनुसार ही करता था। आज देखा जाए तो ये क्या है, एकदम क्रिया विपरीत हो चुकी है। तो जो मानव प्राकृतिक के अनुसार था, हर क्रियाकलाप के लिए निर्भर था, प्राकृतिक के प्रकोप से डरता था, उनसे भयभीत रहता था, बारिश है तो बारिश को सहन करना पड़ता था, गर्मी लग रही है तो गर्मी को सहन करना पड़ता था, ठंडा है तो ठंड को सहन करना पड़ता था। यानी कि प्राकृतिक जैसे मनुष्य को नचाएगा वैसे मनुष्य नाचेगा। यही है मानव का प्राकृतिकरण। लेकिन जस्ट इसके विपरीत अगर हम बात करते हैं प्रकृति का मानवीकरण, तो इसमें पूरा क्या होती है, सारी क्रिया उल्टी हो जाती है। इसमें क्या होता है, मनुष्य जो है वो प्राकृतिक में अपने आवश्यकता अनुसार छेड़छाड़ करता है, उसमें बदलाव करते रहते हैं। यानी कि मनुष्य को अगर ज़रूरत है तो प्राकृतिक का उपयोग करेगा, उसका पूर्ण रूप से दोहन करते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक टॉपिक आता है हमारा नियतिवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। ये तीन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। पहला नियतिवाद, दूसरा संभववाद और तीसरा नवनिश्चयवाद। अब हम लोग बारीकी से एक एक चीज़ को देखेंगे। तो देखिए, हम लोग बात करते हैं नियतिवाद का। तो नियतिवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप पर्यावरण के नियंत्रण में रहती है। यानी कि मनुष्य जो भी काम करेगा वो पर्यावरण के नियंत्रण में रहते हुए करेगा। अगर पर्यावरण ना हो तो मनुष्य भी नहीं होगा। यानी कि प्राकृतिक पर पूर्ण रूप से मनुष्य क्या है, निर्भर है। नियतिवाद सामान्यतः मानव को एक निष्क्रिय बना देता है, यानी कि अपंग बना देता है, अपाहिज बना देता है। जो भी है मेन रोल वो प्राकृतिक का ही है। इस विचारधारा में जो मनुष्य होता है वो बहुत निर्बल होता है, जबकि जो सर्वशक्तिशाली प्राकृति होते हैं। और एक और इससे प्रश्न आप लोग से पूछे जाएंगे कि इस विचारधारा के समर्थक कौन कौन थे। तो इस विचारधारा के समर्थक तीन महान विद्वान थे। पहला अरस्तु, दूसरा रैटजल महोदय, तीसरा हमबोल्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं संभववाद की ओर। संभववाद प्राकृतिक की तुलना में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान देता है। जस्ट नियतिवाद का उल्टा है संभववाद। संभव प्लस वाद, अर्थात जो विचारधारा या जो भी वाद है वो क्या हो सके, संभव हो सके, मनुष्य अपने इच्छा अनुसार उसका प्रयोग कर सके। तो संभववाद में जो होता है प्राकृतिक को निष्क्रिय बना दिया जाता है और मनुष्य इसमें सर्वशक्तिशाली हो जाता है। सारी शक्तियां मनुष्य के हाथों में केंद्रित हो जाती है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ हो जाता है। यानी कि अगर मनुष्य को घर बनाना है, लकड़ी की आवश्यकता है तो पेड़ से लकड़ी काट सकता है। उसे बालू की आवश्यकता है घर बनाने के लिए तो नदी से बालू ला सकता है। गिट्टी की आवश्यकता है तो पहाड़ों को तोड़कर गिट्टी ला सकता है। अगर उसे जल से बहुत सारे क्रियाकलाप करने हैं तो नदी के पानी का प्रयोग कर सकता है। नदी से उसे पूछना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो अपनी आवश्यकता अनुसार प्रयोग में ला सकता है। और इस संभववाद विचारधारा के कारण ही पूरे पृथ्वी आज तहस नहस की स्थिति में आ चुकी है। ऐसा लगता है कि मानो प्रलय की स्थिति हो जाएगी कुछ समय बाद। बताइए, प्राचीन समय में जो मानव रहते थे, क्या उस समय इतनी पर्यावरण संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती थी? आज पृथ्वी की उष्मा इतनी बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जैव विविधता हमारी खतरों में बनी हुई है। आज इतने सारे फैक्ट्री बनाए जा रहे हैं, उद्योग धंधे किए जा रहे हैं कि जो भी धुआं वगैरह है वो पूरे वातावरण में फैलकर हमारे ऑक्सीजन को मारते जा रही है। सारे ऑक्सीजन को
वन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित करते जा रही है, जो हमारे लिए का बहुत घातक है। अब बात करते हैं संभववाद के विचारधारक कौन थे। तो इनके विचारधारक जो हैं वो पॉल विडाल डी ब्लास और फेब्रे महोदय हैं। ये दो इनके प्रमुख विचारधारक हैं। अब हम लोग बात करते हैं नवनिश्चयवाद। नियतिवाद और संभववाद के जो बीच का रास्ता है वही नवनिश्चयवाद कहलाता है। नवनिश्चयवाद को आधुनिक नियतिवाद भी कहते हैं और इसे वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा, इसके 2-3 नाम हैं, आधुनिक निश्चयवाद, वैज्ञानिक निश्चयवाद। इसमें क्या होता है ना कि इनका मानना है कि अगर कोई प्राकृतिक के नियमों का सावधानी पूर्वक पालन करे तो हम प्राकृतिक पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। पहले प्राकृतिक के नियमों को समझा जाता है कि प्राकृतिक क्या चाहती है, फिर बारीकी से समझने के बाद हम अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें छेड़छाड़ कर अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इसमें ये होता है कि अगर लगता है कि प्राकृतिक खतरे में पड़ी हुई है तो हम कुछ समय तक अपने क्रियाकलाप को रोक देते हैं। लगता है कि नहीं प्राकृतिक सही स्थिति में है तो हम अपने काम को शुरू कर देते हैं। नवनिश्चयवाद को समझने के लिए एम्बर बत्ती के 3 रंगों का प्रयोग किया जाता है। आप लोग एम्बर बत्ती का नाम सुने होंगे भाई। रोड पे जो रहते हैं आप लोग तो देखे ही होंगे, रोड पे जो 3 बत्ती रहते हैं, लाल, पीली और हरी बत्ती। ये 3 बत्ती जो है वो नवनिश्चयवाद को परिभाषित करती है। अब हम बताते हैं। जैसे लाल बत्ती रहती है तो हमें क्या मिलता है संकेत कि आगे खतरा है, अभी जाना मना है, तो हम लोग रुक जाते हैं। पीली बत्ती रहती है तो हम लोग को पता चल जाता है कि नहीं अब क्या है, रास्ता साफ है, हम लोग तैयार हो जाते हैं। और हरी बत्ती जलने पर हम लोग चलते हैं उस रास्ते पर। ठीक उसी प्रकार प्रकृति में भी है, यानी कि जब लाल बत्ती है तो हमें संकेत है कि प्राकृतिक खतरे में है तो हम लोग अपने काम को रोक देते हैं। पीली बत्ती है अगर बढ़ती है तो हम लोग तैयार हो जाते हैं और हरी बत्ती जलने पर हम लोग अपना काम को शुरू कर देते हैं। मोस्ट VVI एक प्रश्न है वो कि नवनिश्चयवाद के आखिरकार जनक कौन है। तो इनके जो प्रवर्तक हैं, जो इनके पिता हैं, जनक हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के महान भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर महोदय हैं। ये भी एक प्रश्न बार बार आते रहते हैं आप लोग के एग्जाम में कि जो ग्रिफिथ टेलर थे वो किस देश से संबंधित थे। तो ऑस्ट्रेलिया से। इन्होंने इसे रुको और जाओ का नाम दिया। पहले रुको फिर जाओ का नाम दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक विचारधारा आती है मानवतावादी। आप लोग पहले से ही नाम सुने होंगे और आप लोग जानते भी होंगे कि मानवतावादी विचारधारा का संबंध मुख्यतः लोगों के विचार एवं सामाजिक कल्याण से संबंधित होती है। यानी कि मानव का क्या विचारधारा है, क्या थॉट है, क्या थिंकिंग है, और साथ ही साथ मनुष्य जो है लोगों के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए क्या सोचता है, यही है मानवतावादी। इसमें आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा ये 3 मुख्य रूप से पक्ष को शामिल किया गया है। ये भी आप लोग के बार बार आएंगे कि मानवतावादी में निम्नलिखित किन किन पक्षों को शामिल किया गया है। तो पहला आवास यानी कि जहाँ हम लोग निवास करते हैं, दूसरा स्वास्थ्य हेल्थ, तीसरा है शिक्षा एजुकेशन। इन 3 चीज़ों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट आता है अमूलवादी विचारधारा। अमूलवादी जो विचारधारा है वो कार्ल मार्क्स से संबंधित है और कार्ल मार्क्स का नाम आप लोग पहले भी सुन चुके होंगे। ये एक रूसी सामाजिक सुधारक थे जिन्होंने बताया कि समाज में जो भी असमानताएं विराजमान है, जैसे गरीबी, ऊंच नीच, जाति प्रथा, छुआछूत, ये सभी कुप्रथाएं हैं। ये हमारे समाज को तहस नहस कर रही है, हमारे समाज को बर्बाद कर रही है। क्या प्राचीन समय में हम लोग अगर चले जाएं तो उस समय जाति होती थी, धर्म होता था? नहीं, सभी एक धर्म एक जाति के थे। लेकिन धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में अगर हम लोग आते हैं, वैदिक काल में, तो उस समय वर्ण में बदल गया, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, इस प्रकार से। फिर और हम लोग आगे बढ़ते गए तो जाति में बनते चला गया,
फिर जाति के अंदर भी उपजाति, गोत्र वगैरह बनते चले गए। तो ये सब जो भी है असमानताएं वो अमूलवादी विचारधारा के अंतर्गत आती है। अब लास्ट है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिससे कि काफ़ी प्रश्न बनाए जाते हैं कि मानव भूगोल के क्षेत्र जो हैं कौन कौन से हैं। इस बात को याद रखिएगा आप लोग। पहला आता है सामाजिक भूगोल, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं व्यवहारिक भूगोल, सामाजिक कल्याण भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल। देखिए व्यवहारिक भूगोल में क्या होता है, हम लोग बेसिकली अपने व्यवहार, विचारधारा और समाज का अध्ययन करते हैं। और सामाजिक कल्याण भूगोल में हम लोग समाज शास्त्र के बारे में पढ़ते हैं, जिसको सोशोलॉजी कहते हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। और अवकाश भूगोल में भी वही है, समाज शास्त्र। सांस्कृतिक भूगोल में मानव विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, मुख्य रूप से मानव के बारे में आप लोग अध्ययन करते हैं। जैसे आप देखें तो अलग अलग राज्य के, अलग अलग क्षेत्र के रीति रिवाज, परंपराएं, संस्कृति क्या है, अलग अलग होती है। तो उसका जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो करते हैं हम लोग सांस्कृतिक भूगोल में। नेक्स्ट है लिंग भूगोल, जिसके अंतर्गत समाज शास्त्र, मानव विज्ञान, महिला अध्ययन करते हैं। लिंग भूगोल में एक नर और एक मादा होते हैं, यानी कि एक स्त्री और एक पुरुष, लेकिन तीसरा लिंग है जिसे हम अर्धनारीश्वर कहते हैं। कहीं कहीं उसका भी अध्ययन करने को मिलता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे है चिकित्सा भूगोल, जिसमें महामारी विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि अलग अलग बीमारियों से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित आयुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा आता है क्षेत्र नगरीय भूगोल, जिसमें नगरीय अध्ययन और नियोजन के बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार नगरों को बसाया जाए, व्यवस्थित किया जाए। और नेक्स्ट है राजनीतिक भूगोल, जिसमें निर्वाचन भूगोल, जैसे अभी अब चुनाव पड़ रही है हमारे देश में, लोकसभा का चुनाव या राज्यसभा का चुनाव या विधानसभा, विधानमंडल का जो चुनाव होते हैं वो निर्वाचन भूगोल के अंतर्गत आते हैं। सैन्य भूगोल के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं, यानी कि जो पॉलिटिकल होता है। नेक्स्ट है जनसंख्या भूगोल, जिसमें जननांकिकी के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जनसंख्या किस देश की कितनी है, किस राज्य की कितना पॉपुलेशन है, कहाँ स्त्री की जनसंख्या अधिक है, पुरुष दर अधिक है, शिशु दर अधिक है, मृत्यु दर, जन्म दर, जो भी हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत। नेक्स्ट है आवास भूगोल, जहाँ नगर ग्रामीण नियोजन के बारे में पढ़ते हैं। आवास अर्थात निवास, जहाँ बच्चे क्या करते हैं या जो भी मनुष्य निवास करता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे है आर्थिक भूगोल, सबसे मोस्ट VVI, जिसके अंतर्गत संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, पर्यटन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। यानी कि बताइए संसाधन भूगोल, संसाधन क्या है, वो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि संसाधन से हमें आय की प्राप्ति होती है। कृषि भूगोल, खेती करते हैं किसान तो उससे आय की प्राप्ति होती है। उद्योग धंधे, उससे भी क्या होता है, फैक्ट्री जो स्थापित किए जाते हैं उससे आय की प्राप्ति होती है। विपणन, जो भी व्यापार वगैरह है। ये पर्यटन भूगोल में भी हम लोग क्या है, आय की प्राप्ति करते हैं। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान घूमने जाता है, कोई टूरिस्ट जो है या विदेशी जो हैं वो हमारे देश घूमने आते हैं, तो वो अपने पैसे को खर्च करते हैं, तो उससे हम लोग क्या होते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। तो वो जो है वो भी आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जैसे वस्तुओं का आयात और निर्यात एक देश से दूसरे देश में हो रही है, तो ये क्या है, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आती है। और आर्थिक भूगोल को अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, जिसे इकोनॉमिक्स कहते हैं। कृषि विज्ञान, औद्योगिक अर्थशास्त्र, ये सब जितना भी अध्ययन करते हैं वो हम लोग आर्थिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट चैप्टर मानव भूगोल समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे अभ्यास, वो इस जो किताब के जो ऑब्जेक्टिव हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए ज़्यादा नहीं, मात्र 4 ऑब्जेक्टिव हैं इसमें, और कुछ ऑब्जेक्टिव जो हैं
पूरे एनसीईआरटी बुक से बनाए गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।